हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए आज पर्यावरण का सेगमेंट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो उत्पादक कौन है? हरे पौधे। तो ये सही हो गया। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये आपका हरित पौधे जैविक के अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, ये हरित पादप। तो ये हरित पादप आते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता। जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। जैविक और अजैविक के बीच वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए यानी बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे हरे पेड़ पौधे। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो द्वितीयक स्तर का कह रहा है उत्पादकता का संदर्भ परपोषी से है, तो ये दोनों सही है। अब आगे इसका विस्तार। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी संघटक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह। सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह कहाँ जाता है? पेड़ पौधों में। जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी जीव। ठीक, यहाँ से भी ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी में होता है। फिर कहाँ जाता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं, और इसमें जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव जंतु, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और ज़्यादा उत्पादक होगा सूर्य प्रकाश। कौन सही सुमेलित है? बताएं।
पर्वत क्या है? इस सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्र। क्या है? समुद्र। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो हरे पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? बाकी सही नहीं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का सही सुमेलित विकल्प। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। जीवाणु जैविक अवयव है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का यह जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। तो ये तीनों अपघटक जीव हैं। सॉरी, 2 और 3 अपघटक जीव है, विषाणु नहीं है। विषाणु भूल ही गए। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद हो गया, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ अपघटकों की श्रेणी में आते हैं। चींटी भी इसी में आती है, उत्पादक दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियन और हेरिंग। पहला ही सही है। डायटम सपोसी होता है, क्रस्टेशियन शाकाहारी होता है, हेरिंग मांसाहारी होता है। ऊर्जा का प्रवाह पढ़ेंगे हम, लिंडमान नियम भी पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्राणियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। यानी ऊर्जा अजैविक प्रणाली से किधर होता है? जैविक की तरफ होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक से जैविक की तरफ होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। दूसरे नियम के अनुसार, मतलब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है, अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, यानी जो उत्पादक हैं, उत्पादक के बाद कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से किसकी तरफ? द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ। और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। और इसी में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह का 10% ही मतलब प्रवाहित होती है। यानी इसके पास जो ऊर्जा होगी उसका 10% इसको, और इसके पास जो ऊर्जा होगी उसका 10% इसको। इसका 10% का नियम ये क्या कहलाता है? लिंडमान का नियम। किसका कहलाता है? लिंडमान का नियम, जो आगे हम ऊर्जा प्रवाह में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया। तो समझ में आया कि
ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, यानी हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। यानी उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब जो स्वपोषी जीव हैं वो अपनी ऊर्जा अगर अगले को ट्रांसफ़र कर दिए शाकाहारियों को, तो वो अपना पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही सूर्य से ली गई ऊर्जा को वो वापस कर सकते हैं। ऐसा अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मतलब ऊर्जा अगर ऐसे ही प्रभावित हो रही है, जैसे शाकाहारी पेड़ पौधे हैं, इन्होंने ऊर्जा किससे ली? सूर्य से। फिर शाकाहारियों को खा करके प्राथमिक उपभोक्ता ले गए, तो ऊर्जा कहाँ गई? प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा गई द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि ऊर्जा एक दिशा में बहती है। ऐसे ही ये नहीं है कि तृतीयक से द्वितीयक में आए, द्वितीयक से फर्स्ट में आए और फिर सूर्य में ऊर्जा वापस चली जाए। ऐसा नहीं होता है। ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशीय होता है। क्लियर? ध्यातव्य है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वर्गीकृत हो जाता है। मतलब मैंने कहा कि जैसे उत्पादक प्राथमिक उत्पादक हैं हरे पेड़ पौधे, और प्राथमिक उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इनका जो ऊर्जा है इनके पास उसका 10% ही अगले सेशन मतलब ट्रांसफ़र होगा अगले उपभोक्ता में। इसी को लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% का भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में स्थानांतरित करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य से ऊर्जा ट्रांसफर हुई किसमें? उत्पादक में। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को कौन खाता? शाकाहारी जीव, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे के पास यदि 100% ऊर्जा है तो इसका 10% किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? वो खाएंगे शाकाहारी जंतुओं को। अब शाकाहारी जंतुओं के पास ये 10% क्या कहलाएगा? उनके पास भी यही 100% कहलाएगा। जब इसको कोई खाएगा तो इसकी ऊर्जा का 10% इसको मिलेगा। क्लियर? और जब कोई इसको खाएगा तो इसकी ऊर्जा का 10% इसको मिलेगा। यही 10% का नियम कहलाता है। आप देखो, शीर्ष से यानी ऊर्जा यहाँ चली गई। अब ऐसा नहीं होता ऊर्जा का प्रवाह कि शीर्ष से इसमें आ जाए ऊर्जा, फिर इससे इसमें आ जाए दोबारा, और इससे इसमें आ जाए और फिर सूर्य को पुनः चली जाए। यानी कि ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशीय हो रहा है। दोनों तरफ नहीं होता, एक ही तरफ होता है। इसीलिए इसे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्लियर? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। इसी को हम 10% का नियम या लिंडमान का नियम कहते हैं। आई होप
समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 स्तर होते हैं, जो इस प्रकार है। अब क्या कह रहा है कि पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार है। पोषण स्तर 1, आधार पोषण स्तर। आधार पोषण स्तर में क्या क्या आते हैं? स्वपोषी जीव, प्राथमिक उत्पादक। पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3, द्वितीयक उपभोक्ता। और पोषण स्तर 4, सर्वाहारी यानी अंतिम उपभोक्ता, उच्चतम पोषण स्तर। अब घटक क्या होते हैं? उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऐसा करके बनाने को आता है, तो वो देखना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। उसके कहने का मतलब है कि जैसे तालाब है, तालाब में वनस्पतियाँ होंगी, जीव जंतु होंगे, मछलियाँ और अन्य जीव, बहुत सी चीज़ें और होंगी। तो उसमें कह रहा है कि इस क्षेत्र में, इसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई वर्ग मीटर, वर्ग फुट, जो भी है, जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को, जीव भार का रेखा चित्र निरूपण को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है कि इसमें कितने वनस्पतियाँ होंगी। तो वनस्पतियाँ तालाब में क्या होती हैं? कम होती हैं, और जीव जंतु थोड़ा ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता को सीधा रखते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो स्थल वाला होगा, जैसे हरा घास का मैदान, उसमें जीव भार का पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, जैसे ये। सबसे बड़ा क्या होता है? जैसे समुद्र का हमने ले लिया, तो 100 की 1000 kg की मछलियों वजन तो होगा। छोटी मछलियाँ 100 kg ही, क्रिस्टियन 25 kg की, और प्लैंकटन यानी घास सिर्फ 5 kg है वहाँ। तो इस प्रकार ये जीव भार का पिरामिड है, जो जल में उल्टा बनता है और स्थल में सीधा बनता है। ये याद रखना है, सीधी सी बात। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन से उत्सर्जन, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, या पृथ्वी में से कोई नहीं। तो कहीं भी हो, सबकी ऊर्जा का स्रोत मेन सूर्य है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, बायोमास, सौर ऊर्जा। तो प्रेरक बल क्या है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये तो सही है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कच्छ होते हैं। सिर्फ एक सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। 10% का नियम किससे संबंधित है? अब बताना है 10% का नियम किससे संबंधित? ऊर्जा का
खाद्य रूप में एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर तक पहुँचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पहुँचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुँचना। तो किसके प्रभाव संबंधित है? ऊर्जा के प्रवाह से। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी का विस्तार देख लीजिए। लिंडमान ने 1942 में 10% का नियम दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा का संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? शायद सीधा और उल्टा हो सकता है, हमेशा सीधा, ऐसा तो नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होता है, सॉरी, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्लियर? क्योंकि जब ऊर्जा किसी एक विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर पर पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ पर पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। समुद्र जैव मात्रा में जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। देखो, जल में जैव भार यानी भार का पिरामिड उल्टा होता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर रहते हैं। सर्वाहारी उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन में, घास में, तालाब में, शुष्क स्थल में। तो ये जल का पिरामिड उल्टा होता है जीव भार का। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब, समुद्र में जीव भार या बायोमास का पिरामिड उलट जाता है, उल्टा होता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्री, वन, घास या टुंड्रा। हमेशा जल वाले में उल्टा पिरामिड पाया जाता है। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैववानिकी क्या है पढ़ेंगे अब। जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। तो जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बनी है। बायो का तात्पर्य है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नॉमस से उत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम।
इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम समीचीन प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जैविक आवर्धन ध्यातव्य है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। पहला ध्यातव्य है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरण यानी नॉन बायो डिग्रेडेबल होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक। खास श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीयक स्तर पर उससे अधिक, तृतीयक स्तर पर सबसे अधिक होता है। कह रहा है कि डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खास श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम और द्वितीयक स्तर पर सबसे अधिक होता है तथा तृतीयक स्तर पर और अधिक होता है। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप एक प्राकृतिक तृतीयक उपभोक्ता है, अगर डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। ये समानता जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाते हैं। उल्लेखनीय है डीडीटी एक कीटनाशक है। कहने का तात्पर्य यह है कि डीडीटी का प्रयोग जब हम पेड़ पौधों में करते हैं, फसल में मान लो टिड्डा उड्डा मारने की दवा है, ये कीड़े मारने की, ठीक, जो फसल में कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए ये दवा मिलाई जाती थी। अब इस समय पूर्णतः प्रतिबंध है उसमें। तो जब इसको प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जब इस घास को, ये फसल खाता था, तो डीडीटी इसमें कम असर करती थी। मान लो कि इसमें 10% असर करे। जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता था तो इससे क्या होती थी, मान लो 30% इसको असर करेगा, यानी इससे ज़्यादा असर करेगा। और जब तृतीयक उपभोक्ता इसको खाए इसे, तो इसमें सर्वाधिक यानी 100%, यानी इस पहले में तो कम असर करता था, जब ये दूसरे में ट्रांसफ़र होता था जैविक डीडीटी, तो ये दूसरे में ज़्यादा उससे असर करता था और तीसरे में सबसे ज़्यादा असर करता था। कहने का तात्पर्य है। तो जैविक वानिकी के संबंध में पढ़ते हैं। जैविक यानी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल को बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। बात तो सही है। तो हमारा तीसरा सही है इसमें, और पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय दूसरा सही है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, जीवन का प्रबंधक नहीं। दूसरा तीसरा सही है। अब ये लो, जैव वानिकी यानी बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स ये ग्रीक भाषा शब्द है जो नॉमस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नियम, न कि प्रबंधन। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। जैव वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होता है? टिड्डा, भेग, सांप, मवेशी। तो सांप में। नेक्स्ट, जैव भू रासायनिक चक्र व
जैविक अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र व जैविक अनुक्रमण। परिस्थिति तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कह रहा है प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा जैविक अवस्था से अजैविक रूप में पुनरागमन को भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे अजैविक घटक है, कोई भी अजैविक घटक, भौतिक घटक किसे कहते हैं, जैविक घटक में परिवर्तन होता है, इससे इसका परिवर्तन जैविक घटकों में हो गया और फिर जैविक घटकों का अजैविक घटकों में परिवर्तन होता है। इसी चक्र को क्या कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र भी होता है, ये पाए जाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार, एक गैसीय चक्र होता है, दूसरा अवसादीय चक्र होता है। गैसीय चक्र मतलब जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन चक्र। अवसादीय चक्र मतलब कैल्शियम फास्फोरस सल्फर पोटेशियम आदि के चक्र। तो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक गैसीय चक्र, दूसरा अवसादीय चक्र। गैसीय चक्र के एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और अवसादीय चक्र में कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम सल्फर आदि। ध्यातव्य है कि जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल चक्र को किसने गैसीय चक्र में परिवर्तित किया है, तो ओडम ने। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही परिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। तो भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही परिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरणतया घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुँचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित और निश्चित स्थान पर विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम कौन सा है, तो ये आगे देखते हैं। जैसे नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये जैविक अनुक्रमण की अवस्थाएं हैं। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया है। तो परिस्थितिकी संतुलन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जॉन डब्ल्यू बेनेट। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिक ट्रांजिशन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन में प्रस्तुत किया था। समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। याद रखिए, समुदायों का पूर्णक्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र। परिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं।
निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र से किसमें चट्टानों की अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं? जो किसमें पोषक तत्व निर्मुक्त होते हैं? ये फास्फोरस चक्र में। चट्टान में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों से के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि कटाव या खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिपादित नहीं करते? कीटों या कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं में आग के कारण। तो ये जल की सीमाओं में आग के कारण सही है। नेक्स्ट, घास स्थल में वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारण घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से एक जैविक अनुक्रमण प्रावस्थाओं का सही क्रम बताएं। तो नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, यही सही है। ये लो देख लो। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया जिसे जैविक अनुक्रमण का रूप दिया गया। नग्नीकरण, जिसे न्यूटेशन कहते हैं। न्यूटेशन के पश्चात क्या होता है? प्रवास होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन के पश्चात क्या होता है? आस्थापन। आस्थापन के बाद क्या होता है? प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया के बाद होता है स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेट ने। याद रखना है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन में प्रस्तुत की। समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है शीयर। समुदायों का पूर्णक्रम जो एक निश्चित स्थान में बदलता है वह क्या कहलाता है? शीयर कहलाता है। पारिस्थितिकी आंदोलन पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए। परिस्थिति तंत्र को साम्य अवस्था में रखने हेतु जागरूक व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। कब? चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन क्या कहलाया? 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। इफको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया था। तो इफको आंदोलन याद रखना कहाँ चलाया गया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इफको आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया। इस आंदोलन ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ठीक, पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। कह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है।
पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली की सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा, पारिस्थितिकीय घटक हैं ऊर्जा हो गया, रहने के लिए आवास हो गया, खान पान के लिए चाहिए, तो जो मनुष्य के लिए जितनी भूमि खाना पानी रहना हर चीज़ के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, आवश्यकता से अधिक नहीं, जो चीज़ें आवश्यक हैं जिससे उसकी जीवन शैली सुचारू रूप से चल सके उसे कह रहा है आवश्यक है, उसी को ही हम पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदचाप के आकार को बढ़ा देता है। यानी कोई मनुष्य है, उसको आवश्यकता थोड़ी सी भूमि की है, थोड़ा पानी की है, जो आवश्यकता से अधिक जो उपयोग करता है तो वो क्या करता है कि ये पारिस्थितिकी पदचाप का आकार बढ़ा देता है। यानी कि उपयोगिता जितनी उपयोगी वस्तुओं की ज़रूरत है उससे कहीं अधिक दोहन कर रहा है, तो पारिस्थितिकी पदचाप का पारिस्थितिकी पदचाप का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, इससे मुक्तः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। अब पदचाप के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक मनुष्य को क्या क्या ज़रूरत है, ठीक, एक मनुष्य को क्या क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से पारिस्थितिकी पदचाप जरूरी है। जैसे मोटर वाहन उत्सर्जन, मोटर वाहन से कार्बन व गैस दुनिया की चीज़ें होती हैं, सीवेज हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गई, जल उपयोग हो गया, तो यह एक लिमिट मात्रा में अगर उपयोग करता है, लिमिटेड, ये नहीं मोटर वाहन है तो 50 चला रहा है एक आदमी तो उससे ज़्यादा गैस उत्सर्जन होगा। सीवेज है, बहुत सारे बना के रखें चारों तरफ, और विद्युत का उपयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, यूज कर रहा है, नहीं यूज कर रहा तो चल रहा है फालतू में, तो ये क्या होगा, ये पदचाप के आकार को बढ़ा देगा। ये जो आकार है उसकी आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है तो ये इसका आकार को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन होने की वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहा जाता है। मानव, जीव समुदाय व देश अपनी नीतियों की सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकी पदचाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। यानी पदचाप के आकार को कम कैसे किया जा सकता है, यानी साम्य अवस्था में कैसे लाया जा सकता है, तो सतत विकास के जरिए पारिस्थितिकी पदचाप के आकार को कम किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदचाप या पदचिह्न पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। बिल्कुल सही है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी व पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टर है। ये याद रखिए, पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टर है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव प्रगति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें पोषण चक्रण, फसल का परागण, समर्थन सेवाएं दी गई हैं। ये लोग पारिस्थितिकी पदचाप को क्या क्या पोषण स्तर दिया है तो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या क्या हैं। व्यवस्था संबंधी सेवाएं जैसे खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन, नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण, समर्थन सेवाएं, पोषण चक्र एवं फसल पराग, सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं, संरक्षण सेवाएं, विविधता और अनुरक्षण, ये पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हैं। समुदायों के विभिन्न पूर्णक्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। समुदायों का पूर्णक्रम जो निश्चित स्थान पर शेयर करते हैं। पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टर, यह भी पढ़ा है। पारिस्थितिकी पदचाप की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टर। नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक भूमि की इकाई को पारिस्थितिकी पश्चात कहते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पश्चात कहलाती है। इसी अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह किसका माप है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता, उन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं सेवाएं प्रदान करता है, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने के लिए प्रयास, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पद चिन्ह। इसमें ए नंबर सही है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन जल आर्थिक मूल्य के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? खाद्यान्न एवं जल उत्पादन, जलवायु और रोग नियंत्रण, पोषण चक्र और फसल पराग, विविधता का अनुरक्षण। तो इसमें से हमको समर्थन सेवा बतानी है कि पोषण चक्र और फसल पराग है। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे कि यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। तो पर्यावरण शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत अधिक जल अवशोषित करता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस स्थिर जल के आवास लैंटिन आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। यानी स्थिर जल के आवास लैंटिन आवास कहलाते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। बहते जल के आवास लैंटिन आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटीन। इकोटीन के बारे में बार बार आता है, याद रखना है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटीन कहलाता है। जैसे समुदाय ए है, ये समुदाय ए हो गया और ये समुदाय बी हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका ये क्या कहलाता है? इकोटीन कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटीन कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1935 में एच टांसले ने। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? तो जैसे मैग्रेव सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, मैग्रेव के बाद घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। पिक्नोक्लाइन क्या है? कि किसी जल निकाय में घनत्व की प्रवणता मापने की इकाई क्या है? पिक्नोक्लाइन क्या है? किसी जल निकाय में घनत्व की प्रवणता को दर्शाती है। हाइलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन क्या है? किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान के परिवर्तन को दर्शाती है। अर्नीज ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में किसने किया था? अर्नीज ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनरी ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में आया था। तो ये विभिन्न अधिनियम हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
वहाँ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। जनजातीय व अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और जल संरक्षण अधिनियम भी 1972 में आया था। समुद्री उत्प्रवाह, क्या कह रहा है, समुद्री उत्प्रवाह ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र कौन कौन से हैं? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हुए जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाता है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजन हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है। यह प्रतिबंधित नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाएं निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ को विनियमित किया गया है। अब इसमें से देखो, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? शत्रु कौन है? यूकेलिप्टिस। तो पारिस्थितिकी शत्रु कौन सा है? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को उसकी अत्यधिक जलग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टिस? तो ये यूकेलिप्टिस। ठीक। स्वच्छ जल समुदायों में लैंगटिन आवास का उदाहरण क्या है? तालाब या दलदल, तालाब या नदी, झरना या नदी? तो उपयुक्त में से तालाब या दलदल क्या है? लैंगटिन आवास है। स्थिर जल के आवास लैंगटिन आवास के अंतर्गत आते हैं, मतलब बहते हुए नहीं, स्थिर जल के, जैसे आधभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को भी बताया था ना, एक समुदाय ए एक समुदाय बी, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री। परतंत्रों में की घटती उत्पादकता क्रम में उनका अनुक्रम सही है। उत्पादकता के तो मैंग्रोव, फिर घास स्थल, झील और महासागर, ये सही है, सी नंबर। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो अर्नीस्ट नेश ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नीस्ट ने 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द दिया था। मोनोक्लाइन यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ ई क्लीमेंट्स ने मोनोक्लाइन सिद्धांत का प्रतिपादन एफ ई क्लीमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो ग्रिनले ने। पारिस्थितिकी निषेध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ग्रिनले ने। पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रिनले ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था, माइक्रो हैबिटेट। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची पढ़िए। सरोकार और पारित कानून। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, तो बी का कौन सा हो जाएगा? 1। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता कब आया था? 2006 में। ठीक। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। तो क्या कह रहा है इसमें, पूछ क्या रहा है? सही सुमेलित है। वन्यजीव संरक्षण 1972 में आया था, नहीं सुमेलित है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था, ये भी नहीं सुमेलित है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता 1972 दिया है, ये भी नहीं सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1988, इनमें से अच्छा मिलान वाला दिया तो है ये।
वन्य जीव संरक्षण कब आया था 1972 में, तो एक अथिरी, इनमें से एक अथिरी पहले में है, तो पहला सही है। ठीक, फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, बी का वन। जनजातीय पारंपरिक वन निवासियों के लिए 1972 में भी आया है, तो सी का 2 2013 में। और वन संरक्षण अधिनियम 1988, ठीक है, जबकि 1980 में पारित हुआ था। फिर से देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु 1986 में पारित किया गया। जनजातीय अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दिसंबर 2006 में हुआ, जबकि संशोधन किया गया 2013 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया, जबकि संशोधन वाला आया वन संरक्षण अधिनियम 1988 में। कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है, सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्लोक्वाइन। पिक्लोक्वाइन जल निकाय में किसी भी घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्लोक्वाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हाइलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय की गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। पारितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषक तत्वों की सतह पर लाकर, अधस्थल जीवों को सतह पर लाकर, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। 1 से 2, 2 से 3, केवल 2, केवल 3, तो केवल 2 सही है इसमें। क्या कह रहा है कि समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र है जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाएं प्रतिबंध लगाना। तो कौन सही है, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकेंड। क्या होता है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, ये है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है तथा एक असत्य है। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ विनियमित किया गया है, अतः उपयुक्त भी असत्य है, अतः विकल्प डी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन 1 और अभिकथन 2। अभिकथन 1 में पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है, निर्भर है। कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, आर सही है। ए गलत है और आर सही है, डी नंबर। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन ए सही नहीं है। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधी घटनाओं में स्वयं की गई है, अतः आर सत्य है। तो इस प्रकार आपका आज के लिए इतना पर्याप्त है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।